आपके पास क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट जो थ्योरी थी ब्याज की निर्धारण की, क्लासिकल ब्याज का निर्धारण सिद्धांत, क्लासिकल जो ब्याज का निर्धारण का सिद्धांत है, ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज वहां पर निर्धारित होगी जहां पर क्या होता है, पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति दोनों जहां पर एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। इसको स्मॉल और से मोस्टली शो किया जाता है, ये इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास कोई पूंजी होती, नॉर्मल आप कॉन्सेप्ट ये समझिए, जो ब्याज का कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे पास पूंजी होती है, जब हम पूंजी का त्याग करते हैं, क्योंकि पूंजी हमारे पास क्या होता है, एक प्रकार से हमने जो स्टोर किया है अपने त्याग के परिणाम स्वरूप स्टोर किया, और ये पूंजी से हम अपने यूटिलिटी गेन कर सकते थे, लेकिन कोई व्यक्ति कहता है कि पूंजी हमको दे दो, तो हमको त्याग वहन करना पड़ता। तो जब हम किसी को पूंजी देते हैं तो हमको ये त्याग वहन करना पड़ता। इस त्याग को कंपनसेट करने के लिए जो कुछ हम मांगते हैं वो ब्याज कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, मैंने अर्न किया है, इसके लिए मैंने अपना श्रम खर्च किया है, और चाहता रहा था कि इस 100 रुपए से मैं अपनी यूटिलिटी गेन करूं, लेकिन अचानक बी पर्सन मेरे पास आता, कहता है कि ये 100 रुपये मुझे दे दो। अब ये पूंजी वो मांग रहा है, ये मैंने अपने लिए यूटिलिटी गेन करने के लिए पैसा मैंने रखा था। तो अब मुझे जब बी पर्सन को मैं ये पैसा देता हूं तो मुझे त्याग वहन करना पड़ता है, और ये त्याग के बदले मैं जो कुछ चाहता हूं वो वास्तव में ब्याज कहलाता है। मैं इस व्यक्ति से कहता हूं कि आप मुझे जो पैसा लौटाइएगा तो 120 लौटाइएगा, तो 20 रुपये मेरा क्या होगा, ब्याज होगा, जो मेरे त्याग का प्रतिफल है। ठीक है, जो मैंने अपने वर्तमान समय की जो यूटिलिटी है उसका परित्याग कर रहा हूं, सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो उसके बदले में आप मुझे कुछ ना कुछ रिवार्ड दीजिए, वो कहलाता है आपका ब्याज। ठीक है, तो जब हम अपनी पूंजी को, अपने पैसे को किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो वर्तमान जो हमारे पास आवश्यकता की जो पूर्ति होती है उसका हम लोग परित्याग करते हैं, और उस परित्याग के बदले में जो कुछ हमें चाहिए होता है वो कहलाता है ब्याज। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि ब्याज क्यों आखिर लिया जाता है। तो वर्तमान आवश्यकताओं की जो हम पूर्ति के लिए पैसा रखे हैं उसका परित्याग करते हैं, यानी उस आवश्यकता के साथ हम रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये 100 रुपए से जो मैं अपनी आवश्यकता पूरी करना चाह रहा था, अब वो आवश्यकता मैं पूरी नहीं कर सकता हूं। ठीक है, चलो इसको मैं बी पर्सन को दे देता हूं, तो जो ये त्याग मैंने किया, ठीक है, जो वर्तमान में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मैंने त्याग किया, उसके प्रतिफल में जो मुझे चाहिए वो ब्याज कहलाता है। क्लियर है? तो ये ब्याज का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। क्लासिकल आपका इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है कि जहां पर पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। ये क्लासिकल थ्योरी कहलाती है। क्लासिकल थ्योरी में अब पहला कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज डिमांड ऑफ कैपिटल, पूंजी की मांग क्या है। ठीक है, पूंजी में एक विशेष गुण पाया जाता है, किसका, उत्पादकता का, और जैसे जैसे हम पूंजी को लगाते जाते हैं हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ता है वो घटती दर से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये पूंजी की मांग जो होती है, पूंजी में एक विशेष गुण पाया जाता है प्रोडक्टिविटी का, और प्रोडक्टिविटी का गुण पाए जाने के कारण ये जो निवेश होता है इसकी मांग हमारे पास बढ़ जाती है। बट निवेश की जो मांग होती है, निवेश की मांग ये ब्याज की दर पर निर्भर करती है। इट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट को हम लोग पूंजी की मांग कहते हैं, डिमांड ऑफ कैपिटल के नाम से जाना जाता है। डिमांड ऑफ कैपिटल के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और डिमांड ऑफ कैपिटल मतलब आई होता है, आई जो फलन होता है वो आर का फलन होता है, और दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज ज्यादा होता है तो पूंजीपति निवेश कम करना पसंद करते हैं।
ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में ब्याज ज्यादा होगा तो अब उनको पता है कि हमको इस पूंजी के बदले ज्यादा ब्याज पेमेंट करना है, तो पूंजी की मांग कम करते हैं। और अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होगी तो ब्याज की दर कम होने से इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी की मांग ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट की मांग ज्यादा होगी। तो इस प्रकार जो पूंजी का मांग वक्र, जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट कर्व कहते हैं, दैट हैव द निगेटिव स्लोप, इसका ढाल ऋणात्मक होता है। और ये ब्याज से निगेटिव इंटर रिलेटेड होता है। ये आपका आई है, ऊपर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है, और नीचे हमने इन्वेस्टमेंट को लिया है एक्सेस एक्सेस पे। और देखिए, जब ब्याज की दर ऊंची है, ब्याज की दर OR1 है, तो उसके परिणाम स्वरूप इन्वेस्टमेंट आपका I1 है। ठीक है, जब ऊंचा ब्याज की दर है तो निवेश की दर हमारे पास क्या होती है, I1 है। ठीक है, और हम इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका A पॉइंट पर है। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होती है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, प्रथम परिवर्तन इसी में होता है, किसमें, ब्याज की दर में परिवर्तन होता है, दैट डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट, वो निर्धारित करता है क्या, आपका निवेश के आकार को, निवेश के साइज को। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होती है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादक जो होते हैं वो निवेश की मात्रा ज्यादा करना चाहते हैं, निवेश की मात्रा बढ़ा देते हैं, दस वी कम एट बी पॉइंट। इस प्रकार से हम बी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाते हैं। इसी प्रकार से ब्याज की दर और कम होती है। जब ब्याज की दर और कम होकर के R3 हो जाती है तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हम सी ढूंढ लेते हैं, और यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका I3 हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे ब्याज कम होता चला जाता है, निवेश हमारा बढ़ता चला जाता है, और वाइस वर्सा, जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाती है निवेश की मात्रा हमारी घटती भी चली जाती है। ये भी पाया जाता है कि ब्याज की दर बढ़ने पे निवेश कम होगा, ब्याज की दर कम होने पर, ब्याज की दर कम होने पर निवेश का साइज बढ़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ब्याज की दर का फलन होता है, आई जो होता है वो ब्याज की दर का फलन होता है। और जब ब्याज की मात्रा ऊंची होती है तो निवेश का मान कम होता है, और जब ब्याज की मात्रा कम होती है तो निवेश का मान ऊंचा होता है। इस प्रकार से ये मुझे रिलेशनशिप प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लाई की। ठीक है, अब देखिए, निवेश की डिमांड, जो डिमांड ऑफ कैपिटल है, ये किसके द्वारा की जाता है, ये कैपिटलिस्टिक के द्वारा किया जाता है, पूंजीपत। डिमांड ऑफ जो कैपिटल होता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये पूंजीपति के द्वारा किया जाता है। पूंजीपति क्या करता है, पूंजीपति पूंजी की मांग को करता है। ठीक है, तो ये पूंजीपत, सॉरी, इसको पूंजीपत ना कह के इसको हम कह सकते हैं उत्पादक द्वारा, क्योंकि पूंजीपति के पास तो ऑलरेडी पूंजी होती है ना। उत्पादक के द्वारा क्या किया जाता है, आपके पूंजी की मांग की जाती है। उत्पादक क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, वो अपने टोटल प्रोडक्शन की एक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए पूंजी की मांग करता है। तो ये कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, अब हमारे पास करते हैं बात जब सप्लाई ऑफ कैपिटल है, सप्लाई ऑफ कैपिटल की बात करते हैं। तो सप्लाई ऑफ जो कैपिटल है, जो पूंजी की पूर्ति है, ये क्या कौन करता है, उपभोक्ता करता है। आप देखे होंगे, उपभोक्ता या जिसको आप कह सकते हो पूंजीपति करता है। दो कैटेगरी मैंने इसमें डिफाइन कर दिया। जो हम छोटी छोटी अपनी बचतें करते हैं, ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब होता है सेविंग्स। जो इकोनॉमी में सेविंग्स होती है, उपभोक्ता जो घरेलू बचतें होती है वो सेविंग के रूप में होती है। पूंजीपति भी क्या करता है, ह्यूज अमाउंट में सेविंग करता है। तो ये अर्थव्यवस्था में सेविंग्स होती है जो सप्लाई ऑफ कैपिटल के नाम से जानी जाती है। अब क्या होता है कि जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है, एस जो है जिसे हम सेविंग कहते हैं, सेविंग इट इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ब्याज की दर का फलन है। इसका तात्पर्य यह होता है कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर ज्यादा होगी तो हम लोग ब्याज बचत ज्यादा करेंगे, पूंजीपति बचत ज्यादा करेगा। तो जब ब्याज की दर ज्यादा होती है तो आपके इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ कैपिटल या सेविंग की मात्रा ज्यादा होगी। और वहीं जब इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में
आर का मान कम होता है, ब्याज की दर का मान कम होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप सेविंग का मान कम होता है। यानी ये पॉजिटिव कोरिलेटेड है। और पॉजिटिव कोरिलेटेड का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में ब्याज की दर बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप सेविंग्स भी बढ़ जाती है, और जब ब्याज की दर घटती है तो उसके परिणाम स्वरूप सेविंग्स भी घट जाती है। तो इस प्रकार का रिलेशनशिप हम देख सकते हैं कि ये आपका पॉजिटिव इंटरलिंक है, और इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। आधार अक्ष पर हमने सप्लाई ऑफ कैपिटल, ओ एक्स एक्सिस पर सप्लाई ऑफ कैपिटल को ले लिया, सप्लाई ऑफ कैपिटल को ले लिया। लंब अक्ष पर जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया। अब देखिए ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व है दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप। अब इसका तात्पर्य होता है कि जब ब्याज की दर आपके पास ओ आर वन है, जब ब्याज की दर ओ आर वन है, तो वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर हम हैं, और इस प्रकार से आपके पास पूंजी की पूर्ति ओ एस वन है। जब ब्याज की दर ओ आर वन है तो उसके परिणाम स्वरूप पूंजी की पूर्ति ओ एस वन है। वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पर हम लोग संतुलन पर रहते हैं। जब इकोनॉमी में ब्याज की दर बढ़ करके ओ आर टू हो जाती है, ठीक है, देखिए ब्याज की दर बढ़ गई तो लोग ज्यादा बचत करना पसंद करते हैं, पूंजीपति ज्यादा पूंजी को कलेक्ट करना पसंद करता है, और हमारे पास जो बचतें होती हैं वो इनहेंस होकर के ओ एस वन से ओ एस टू हो जाती है। इसी प्रकार से जब इकोनॉमी में आपके पास आर थ्री हो जाता है ब्याज की दर, आर थ्री जब ब्याज की दर होती है तो उसके परिणाम स्वरूप नया संतुलन बिंदु सी पॉइंट आ जाता है, और आपके पास सप्लाई जो होती है, सेविंग्स जो होती है, वो एस थ्री हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे दैट इज पॉजिटिव कोरिलेटेड। जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ती जाती है बचतें बढ़ती जाती है, एंड वाइस वर्सा, जैसे जैसे ब्याज की दर कम होती जाती है अर्थव्यवस्था में बचतें कम होती चली जाती हैं। ये वाइस वर्सा भी हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है दैट हैव द पॉजिटिव स्लोप। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन इट, तो आपको बोलना पड़ेगा पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। वहीं डिमांड ऑफ कैपिटल के साथ निगेटिव कोरिलेशन पाया जाता है। इन इक्विलिब्रियम पॉइंट में वहां पर होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी बचत तथा निवेश जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास ओ एक्स है आधार अक्ष, जहां पर हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लिया है। हमने परपेंडिकुलर लंब अक्ष पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया है, ब्याज की दर को लिया है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आपके पास इन्वेस्टमेंट लाइन है दैट हैव द निगेटिव स्लोप, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है जो ब्याज की दर का। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बचत है। तो बचत तथा निवेश जहां पर दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और इस प्रकार से इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो ब्याज की दर होगी वो ओ आर ब्याज की दर होगी, और अर्थव्यवस्था में इतना बचत एस अपॉन आई वन बचत तथा निवेश का मान होगा। तो इस प्रकार से ये बचत तथा निवेश का मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब किसी कारण से यदि इकोनॉमी में निवेश की मांग बढ़ जाए, निवेश की मांग उत्पादक द्वारा, प्रोड्यूसर द्वारा निवेश की मांग बढ़ा दी जाए किसी कारण से, ठीक है, तो आई से आप आई वन पर आ जाते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि यदि इकोनॉमी में आई का मान बढ़ेगा तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग ई वन पर आ जाएंगे, और नए इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन पर आने के परिणाम स्वरूप हमारे पास जो ब्याज की दर है वो ओ आर वन हो जाएगी। ये ब्याज की दर बढ़ करके ओ आर वन हो जाएगी। तो यदि आई इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता तो रिजल्ट हमको क्या दिखाई पड़ता है, ऊंचा ब्याज की दर इकोनॉमी में दिखाई पड़ेगा।
ठीक है, ब्याज की दर तुरंत इनहेंस हो जाती है, तुरंत बढ़ जाती है अगर आपको कोई ऐसा रिजल्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर इकोनॉमी में सप्लाई का मान बढ़ जाए, सप्लाई में दाहिने साइड का मतलब होता है बढ़ जाना, बाएं साइड का मतलब होता है घट जाना। राइट साइड अगर हम शिफ्ट होते हैं, दैट मीन्स होता है इंक्रीज हो जाना। सप्लाई, लोग ज्यादा बचत करने लगे, इनहेंस हो जाए, तो हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, या पुरानी जो आपके पास देखिए निवेश रेखा है तथा ये नई जो आपके पास पूर्ति रेखा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, E2 पर करते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास जो नया संतुलन बिंदु आपका होता है वो OR2 हो जाता है। इस प्रकार से आप देखते हो कि अगर सप्लाई का मान, सेविंग्स का मान बढ़ेगा, तो सब सेविंग्स का मान बढ़ने से ब्याज की दर कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका ये रिलेशनशिप एग्जाम में कभी कभी MCQ फॉर्म पर आ जाता है कि यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की और इन्वेस्टमेंट की मांग बढ़ जाएगी तो ब्याज में निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका वहां पे बहुविकल्पी में होगा, ब्याज की दर बढ़ेगी, ब्याज की दर घटेगी, दोनों मतलब क्या होता, आप लिख सकते हैं कि उपर्युक्त दोनों स्थितियां संभव है, उपर्युक्त दोनों स्थितियां संभव नहीं। तो आप लिखोगे कि अगर अर्थव्यवस्था में निवेश का मान बढ़ेगा और अन्य स्थितियां यानी सप्लाई स्थिर रहती है तो आपका ब्याज की दर बढ़ेगी। यदि अर्थव्यवस्था में केवल पूर्ति बढ़ जाए तो क्या होगा, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और दोनों अगर इनहेंस हो जाए तो आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 हो सकता है। और आप देखिए यहां पर एक संतुलन भी हो सकता है जो ब्याज की दर की मात्रा को बढ़ा भी सकता है या घटा भी सकता है। इट विल बी डिपेंड अपॉन कि कौन किसने रेशियो में बढ़ गया है। तो ये क्लासिकल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन थ्योरी थी। क्लासिकल थ्योरी हमें ये बताती है कि इकोनॉमी में ब्याज की दर का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपका क्लासिकल। अब हम आपको डिस्कस करते हैं कीन्स का सिद्धांत। प्रोफेसर कीन्स आए और कीन्स क्लासिकल से पूरी तरह से सहमत नहीं थे और कीन्स ने अपना सिद्धांत जो प्रस्तुत किया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया। तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा ब्याज का कारण तरलता पसंदगी होती है, ब्याज का कारण लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है, तरलता पसंदगी होती है। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन आता है कि यह लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस दुनिया में है, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा क्या ऐसा मात्रा चाहता है, नकद मात्रा चाहता है ताकि कोई भी एक्टिविटी हो उसको वो आसानी से संपन्न कर सके। तरलता का मतलब होता है ऐसी मुद्रा जिसका प्रयोग सबसे पहले या आसानी से किया जा सके। ठीक है, अब मुद्रा का ऐसा स्वरूप जिसका प्रयोग आप आसानी से कर सको, जिसका प्रयोग आप आसानी से कर सको। अब आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सी मुद्रा है जिसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा सर कैश। अगर मेरे पास कैश मनी है तो मैं इजी गोइंग इस मुद्रा का प्रयोग कर सकता हूं। इजी गोइंग का मतलब क्या होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कैश निकालूंगा और इसको यूज में ला दूंगा। तो सबसे तरल मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है, कैश मुद्रा, जो आपके घरों में रखी रहती है, आपके घर की अलमीरा में रखी रहती है, और जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उस इमरजेंसी को फुलफिल करने के लिए आप कैश उठाते हो। दूसरा प्रश्न होता है कि इस समय जो आपके पास मुद्रा, अदर मुद्रा है, ठीक है, अदर मुद्रा जैसे आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी होगी, ठीक है, आपकी सिल्वर की ज्वेलरी होगी, ये भी मनी है, बट इट इज नॉट कैश, ये लिक्विड नहीं है, सॉरी, ये लिक्विड कम है। क्यों लिक्विड कम है, आपको रात में 12 बजे आपको मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, अगर आपके पास गोल्ड का सामान होगा तो शायद उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। तो ये तरल मुद्रा नहीं कहलाएगी। तरल मुद्रा जिसका प्रयोग इंस्टेंट आप कर सको। ठीक है, आपका प्रश्न आंसर है सर एटीएम कार्ड भी तो हो सकता है। हाँ, एटीएम कार्ड
ठीक है, कैश के बाद दूसरा मैं प्रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन एटीएम कार्ड में भी समस्या होती है, रात में जाइए कैश नहीं निकलता, मशीनें खराब मिलती हैं। तो ये भी कहीं न कहीं मुझे तुरंत जो एक्सपेंडिचर बिहेवियर है उसको संपन्न करने में कहीं न कहीं बाधक बनती है। तीसरा आपका आंसर हो सकता है सर गूगल पे। ये भी लिक्विड मनी है, लेकिन वर्तमान टेक्नोलॉजी इरा में कभी-कभी इसमें भी आप फेलियर हो जाते हो। बट कैश एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर होता है, जो नकद एक ऐसा चीज होता है जो कभी भी फेल्ड नहीं होता है। अगर आपके पास नकद मनी है तो नकद मनी का प्रयोग आप कर देते हो, और नकद मनी के प्रयोग के द्वारा हम अपनी एक्टिविटी को संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास सबसे तरल मुद्रा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा या आसानी से प्रयोग में लाई जाने वाली मुद्रा है, वो वास्तव में आपका कैश है। और कैश को प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जब हम अपने पास कैश रखते हैं तो वास्तव में तरलता को अपने पास रखते हैं, और इस तरलता के कई मायने होते हैं, कई मकसद होते हैं। ठीक है, कई कारण से हम लोग तरल संपत्ति को अपने पास रखते हैं। और कीन्स ने अपनी ये थ्योरी जो डेवलप की थी वो 1936 में अपनी बुक जो थी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में किया था। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में ब्याज का निर्धारण जो होता है वो वास्तव में तरलता पसंदगी पर डिपेंड करता है। इट विल बी डिपेंड अपॉन लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास कुछ ना कुछ मुद्रा नकद के रूप में रखना चाहता है, और वो नकद के रूप में रखने वाला जो इसका बिहेवियर है, यही वास्तव में ब्याज का कारण है। ठीक है, इन्होंने यही डिमांड साइड की बात, तरलता पसंदगी का मतलब होता है हाउ मच मनी यू वांट टू, अपने पास सेव कितना करके आप रखना चाहते हो, कितना इन इमरजेंसी में रखना चाहते हो, इट इट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने क्लासिकल सिद्धांत का खंडन कर दिया। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो होता है वो तरलता की जो मांग होती है, तरलता की जो मांग होती है वो तीन कारणों से होती है। डिमांड ऑफ लिक्विडिटी जो होती है वो तीन कारणों से होती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे हम हो, जो भी आपके पास कैश होगा वो तीन कारणों से वो कैश अपने पास आप रखोगे। पहला कारण क्या होगा, फर्स्ट जो रीजन होता है, आप लेन देन उद्देश्य के लिए अपने पास मुद्रा रखते हो। लेन देन उद्देश्य के लिए आप मुद्रा रखते हो। लेन देन उद्देश्य का तात्पर्य ये होता है कि आप जो ट्रांजैक्शन मोटिवेशन होता है उसको संपन्न करने के लिए मुद्रा रखते हो। मान लीजिए आपके पास कोई व्यापारिक एक्टिविटी चल रही है, उसमें लेबर को कुछ पेमेंट करना है, तो आप अपने पास कुछ मुद्रा रखे रहोगे। ठीक है, कि आपके परिवार में कुछ ना कुछ डेली एक्सपेंडिचर होता है, उस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए आप अपने पास कुछ मुद्रा रखे रहोगे। तो इस प्रकार प्रत्येक परिवार क्या होता है, अपने पास कुछ मुद्रा हर मंथ रखे रहता है, और जिससे डेली एक्टिविटी एक्सपेंडिचर को इससे संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार की मुद्रा को प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि ये एलटी मुद्रा होती है। ठीक है, एलटी एलटी मुद्रा होती है, बट ये ब्याज की फलन, ब्याज का फंक्शन नहीं होता है। इट मीन्स क्या हुआ, अगर मैं आपके पास, आपने कहा कि सर मेरे पर्स में 500 रुपए, मैंने कहा ठीक है ये 500 रुपए आप मुझे दे दो, अगले महीना मुझसे 500 के बजाय 600 ले लोगे। आप डायरेक्ट मना कर दोगे नहीं सर, ये मुद्रा मेरे लेन देन उद्देश्य के लिए है, मैं बस से जा रही हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये 500 रुपये मैं एनी हाउ किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, क्यों नहीं हो, क्योंकि ये मुद्रा मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे मैं अपनी डेली एक्टिविटी को पूरा करती हूँ, तो इस ये ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। ठीक है, चाहे ब्याज की दर बढ़े चाहे ब्याज की दर घटे, इट विल बी नॉट इम्पैक्ट ऑन जो एलटी मनी होती है, जो ये मुद्रा एलटी मुद्रा होती है, जो ट्रांजैक्शन मोटिवेशन के लिए मैं मुद्रा रखता हूं, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, इट इज फंक्शन ऑफ इनकम, ये आय का फलन होती है। इट मीन्स अगर आप अच्छे पैसे वाले हो तो आपके पर्स में 5,000 रुपए भी मिल सकता है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली हो
तो 500 मिलेगा, और लोअर क्लास से मिडिल से हो तो हो सकता है 100 रुपये मिले, और भी लोअर क्लास से हो तो हो सकता है कि आपको 10 या 20 रुपए आपके पर्स में भी मिले। ठीक है, मैंने एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात की। एक परिवार में कुछ ना कुछ पैसा 2,000, 4,000, 10,000 आप लोग रखते हो ताकि ट्रांजैक्शन मोटिवेशन को आप संपन्न कर सको, बिजली का बिल पेमेंट कर सको, ठीक है, पेट्रोल के लिए आप पैसा निकाल सको। तो ये लेन देन उद्देश्य की जो मुद्रा होती है, ये ब्याज की का फलन नहीं होती है, बट ये आय का फलन होती है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आप वर्तमान में आपके पास जो घर में पैसा होगा, लेन देन, अगर मान लो आप अपने घर के मालिक हो तो आपके पास लेन देन की मुद्रा कम होगी, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन हो सकता है कि आपकी इनकम इनहेंस हो जाए। जब इनकम आपकी इनहेंस होगी तो ऑटोमेटिक आपके पास लेन देन की मुद्रा का मान बढ़ जाएगा। तो इट इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ये इनकम का फलन होता, आय का फलन होता। तो आय कम होने पर लोग लेन देन के लिए मुद्रा कम रखते हैं, आय अधिक होने पर लेन देन के लिए मुद्रा अधिक रखते हैं। तो ये मेरे पास आप देख सकते हो कि ये दो प्रकार की मुद्राएं मेरे पास होती हैं। दो मतलब मुद्रा तो आपके लेन देन उद्देश्य की होती है, लेकिन फलन ब्याज की दर का फलन नहीं है तथा आय का फलन होगा। दूसरा मेरे पास जो मुद्रा होती है, दूसरा हम लोग लिक्विडिटी रखते हैं। दूसरा कारण क्या होता है? दूरदर्शिता उद्देश्य से प्रिक्यूरमेंट जो आपके पास होता नहीं, प्रिकॉशनरी मोटिवेशन। प्रिकॉशनरी मोटिवेशन का मतलब होता है दूरदर्शिता उद्देश्य से। कोई मेरे परिवार दूरदर्शिता उद्देश्य से हम लोग अपने पास लिक्विड मुद्रा रखते हैं। इस मुद्रा को प्रोफेसर किन्स ने एलपी मुद्रा का नाम दिया। आपका प्रिकॉशनरी कोई इमरजेंसी मुद्रा होती है। ठीक है, आप अपने परिवार में एक मुद्रा तो आप ये रखते हो, ये हर परिवार रखता है। ठीक है, लेन देन उद्देश्य के लिए, सब्जी आपको लाना, बिजली का बिल पेमेंट करना, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है परिवार में पड़ जाए, तो ये मुद्रा आप लेन देन उद्देश्य के लिए अपने पास रखते हो। दूसरी मुद्रा जो इन्होंने बताया वो प्रिकॉशनरी मुद्रा की बात करते हैं। प्रत्येक परिवार अपने पास कुछ ना कुछ मुद्रा ऐसी रखता है, जो कोई इमरजेंसी पड़ जाए परिवार में, तो उस मेडिकल इमरजेंसी, सपोज दैट मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उसके लिए अचानक आपको मनी की आवश्यकता पड़ती है और आपको हॉस्पिटल्स में लेकर के जाना पड़ता है। तो ये जो प्रिकॉशनरी आपकी मनी होती है, इसे हम लोग इमरजेंसी मुद्रा के रूप में जानते हैं। और ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं होती है। ब्याज की दर का फलन नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो मुद्रा आप अपने पास रखे रहते हो, अगर मैं चाहे जो ब्याज देने को तैयार हो जाऊं, आप ये मुद्रा देने को तैयार नहीं होगी। ये मुद्रा आप नहीं दोगे। और चाहे ब्याज की दर कम हो, चाहे ब्याज की दर ज्यादा हो, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो ये जो दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए आप अपने पास मुद्रा रखते हो, ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं पाया गया। तो आपने देखा, अभी आपने क्या देखा? लेन देन उद्देश्य की मुद्रा जो ब्याज की दर का फलन नहीं है। आपने देखा कि दूरदर्शिता उद्देश्य की मुद्रा है, ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं है, बट इट इज फंक्शन ऑफ, ये किसका फलन है? ये इनकम का फलन है। अगर आप ज्यादा पैसे वाले हो तो आप ज्यादा मुद्रा आप प्रिकॉशनरी के रूप में अपने पास रखोगे, और अगर आप कम पैसे वाले हो तो आप कम पैसा अपने पास लिक्विड के रूप में, प्रिकॉशनरी मोटिवेशन के रूप में रखोगे। तो आपने देखा कि दोनों का नेचर लगभग सेम है। आपका लेन देन उद्देश्य ये डेली यूज की मनी होती है, ये इमरजेंसी मनी होती है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एल टी प्लस एल पी इज नॉट फंक्शन ऑफ आर? मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दोनों ब्याज की दर का फलन नहीं है, एंड एल टी प्लस एल पी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ये आय का फलन है। तो आप कह सकते, आप मैं इसको इस नेचर के रूप में, इस फॉर्म के रूप में भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम है इन दोनों का। इसलिए चलो इसको हम कोड दे देते हैं L1 मुद्रा। इसका हम नाम दे देते हैं L1 मुद्रा। L1 मनी द नॉट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। तो चलो अब L1 मुद्रा की जब भी मैं आगे बात करूंगा तो आप समझ जाना कि ये वो मुद्रा है जो ब्याज की दर का फलन नहीं है तथा इससे प्रभावित नहीं होती, और इसके अंतर्गत दो प्रकार की मुद्रा ऐड है, एक LT मुद्रा ऐड है तथा एक LP मुद्रा ऐड है। ठीक है, LT एंड LP मुद्रा ऐड है। चलो
तीसरा आपके पास होता है सट्टा उद्देश्य के लिए, स्पेकुलेटिव मोटिवेशन के लिए आप मुद्रा रखते हो। सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा। सट्टा उद्देश्य का मतलब होता है जब आप क्या हो जाता है, मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, मार्केट से आपका स्पेकुलेटिव मोटिवेशन होता है। जब आप देखते हो कि बैंक में आपने पैसा रखा और बैंक में आपने 1 लाख रुपए रखा, 1 लैक्स रखा और ब्याज की दर मात्र इस समय 2.5 या 3% मिल रही है। तो मतलब 1 साल जब 1 लाख रुपए आप बैंक में रखोगे तो कन्वर्ट कितना होगा, 1,02,000 रुपए या 3,000 रुपए के रूप में कन्वर्ट होगा। तो आपको लगता है कि बहुत कम बैंक ब्याज आपको प्रदान करती है, तो आप इस पैसे को निकाल करके मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करके, मार्केट में आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करके पैसा अर्न करना चाहोगे। आप रिस्क को लेना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि बैंक में न्यूट्रल मनी के रूप में एक प्रकार से है। तो जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होती है बैंक में, तो लोग क्या करते हैं, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा ज्यादा लगा देते हैं और निकालते हैं और शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं। और शेयर बाजार में बाकी सट्टा एक्टिविटी को आप और भी रूप में देख सकते हो, जो इनलीगल एक्टिविटी के रूप में भी आते हैं। लोग कुछ ऐसा बिहेवियर अपनाते हैं लेकिन वो गलत तरीका है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, शेयर मार्केट में भी आप सट्टा ही है, जो क्या होता है मार्केट पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार जो सट्टा उद्देश्य की मुद्रा होती है, जिसे हम लोग एलएस मुद्रा कहते हैं, ये लिक्विड मुद्रा होती है। और प्रत्येक उत्पादक क्या होता है, प्रत्येक उपभोक्ता इस प्रकार की मुद्रा अपने पास रखता है, बट ये ब्याज की दर का फलन पाया जाता है। ये ब्याज की दर का फलन पाया जाता है। ब्याज की दर का फलन पाया जाने का मतलब ये होता है कि अगर एलएस इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक में ब्याज का दर का मान कम है तो आप वो पैसे से सट्टा में लगाना ज्यादा पसंद करोगे। होता है, चलो बैंक ब्याज कम दे रहा है, चलो हम सट्टा की एक्टिविटी में, स्पेकुलेटिव मोटिवेशन में चलो अपना पैसा लगाएं। लेकिन वहीं अगर ब्याज की दर ज्यादा है बैंक में, तो आप रिस्क नहीं लेते हो और सट्टा की एक्टिविटी में आप अपना पैसा नहीं लगाते हो। तो एलएस एक्टिविटी में आपका पैसा नहीं लगाया जाता है। तो जो एलएस मुद्रा होती है, देखिए बिल्कुल नई टाइप की मुद्रा होती है और प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि यही ब्याज की दर का निर्धारण का मुख्य कारक है। मुख्य जो मुद्रा होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन का मेन जो कारक होती है, वो एलएस मुद्रा होती है। और देखिए इसका नेचर बिल्कुल अलग है, इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट क्या कर दिया, L2 मुद्रा के रूप में कर दिया। यानी L2 मुद्रा वो मुद्रा होती है जो ब्याज की दर का फलन है और दैट हैव द निगेटिव रिलेशनशिप, जो ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार डिमांड ऑफ मनी, एक परिवार की जो डिमांड ऑफ मनी होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आपके पास L1 मुद्रा प्लस L2 मुद्रा, और ये आपकी ब्याज की दर का फलन होगा। अब आप कहोगे सर L1 मुद्रा जिसमें के अंतर्गत 2 मुद्रा होती है, ये ब्याज की दर का फलन नहीं थी, ये न्यूट्रल मनी थी। तो मैं, हमारा आंसर होगा क्योंकि L2 मुद्रा ब्याज की दर का फलन है और इसका मान न्यूट्रल होने के कारण, और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो मुद्रा हैं, ये जो LD के रूप में आप जान सकते हो, LD इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक सभा में 10 लोग मौन रहते हैं और एक व्यक्ति कहता है कि नहीं कल मीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसकी बात को भी मान लेगी सभा, क्योंकि अन्य व्यक्तियों ने अपनी सहमति को नहीं जताया है। तो उसी प्रकार L1 मुद्रा जब ब्याज से निरपेक्ष रूप से इंटरलिंक है, तो L2 मुद्रा अगर ब्याज की दर से निगेटिव रिलेटेड है, तो पूरा डिमांड बिहेवियर जो मनी का होगा वो ब्याज की दर से परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए अब ये तीनों मुद्रा का मैं डायग्राम बना लेता हूं। आपका L1 मुद्रा, L1 मुद्रा जो आपके पास होती है वो ब्याज से निरपेक्ष रूप से इंटरलिंक होती है। और ब्याज से निरपेक्ष रूप से इंटरलिंक होने का तात्पर्य होता है कि आपका आधार अक्ष पर मैंने L1 मुद्रा की मांग को लिया है, L1 मुद्रा की मांग को लिया, ये ब्याज की दर का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये आपके पास इट विल बी पैरेलल टू द वाई एक्सिस के, ये पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी? ये L1 मुद्रा है, ब्याज की दर आपके पास OR1 है, तो आप A1 A पर हैं,
आपकी ब्याज की दर OR2 है तो बी पर है, आपकी R3 है तो सी पर है। ठीक है, आप देखिए ब्याज की दर लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन L1 मुद्रा का मान आप परिवर्तित नहीं होता, और ब्याज की दर लगातार घटती चली जाए तो हम क्या कहेंगे, ये मुद्रा जो होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ये आपके पास इन इलास्टिक मनी होगी, डिमांड इन इलास्टिक मनी होगी, यानी जो L1 होगी इसकी इलास्टिसिटी आपके पास क्या होगी, तो ये एक प्रकार से पूर्णतया बेलोचदार होगी, पूर्णतया बेलोचदार होगी, यानी ब्याज दर से कोई संबंध इसका नहीं होगा, ये लंबच के समांतर पाई जाती है। आपके पास दूसरी जो मुद्रा होती है वो आपके पास सट्टा उद्देश्य वाली मुद्रा होती है, और सट्टा वाली उद्देश्य वाली जो मुद्रा होती है वो कुछ ऐसा इसका बिहेवियर होता है। ऐसा बिहेवियर होने का तात्पर्य होता है कि अगर ब्याज की दर ऊंची हुई, OR1 या OR3 ब्याज की दर हुई, तो सट्टा उद्देश्य के लिए कोई भी व्यक्ति मुद्रा का प्रयोग कम करेगा। लेकिन वहीं ब्याज की दर कम हो जाती है, जब ब्याज की दर कम हो जाती है तो हम लोग सट्टा एक्टिविटी में ज्यादा लगाने लगते हैं, वहीं ब्याज की दर और कम हो जाती है तो सट्टा उद्देश्य में और लगाने लगते हैं। तो ये सट्टा उद्देश्य पर निर्भर करती है, और इन दोनों मुद्राओं को अगर मैं जोड़ देता हूं, कौन सी, आपका L1 मुद्रा और L2 मुद्रा, जो आपके पास L2 मुद्रा है, तो मुझे देखिए यहां से स्टार्ट होगी और ये कुछ ऐसी मुद्रा होगी। क्यों, ये इतना पोर्शन मैंने क्यों छोड़ा, इतना पोर्शन छोड़ने का कारण क्या होता है, L1 मुद्रा का ये स्पेस है। तो ये देखिए, नहीं तो मैं लंबच से स्टार्ट करता, लेकिन लंबच से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये L1 मुद्रा का पार्ट है, तो LD मुद्रा जो होगी L1 प्लस L2 का पार्ट होगी, L1 प्लस L2 का पार्ट होगी। ब्याज की दर अगर OR3 है तो आपके पास क्या हो जाएगी, LS1 है। जब ब्याज की दर कम हो जाएगी, जब ब्याज की दर कम होगी तो ये पार्ट LS2 हो जाएगी। जब आपके, सॉरी LS नहीं, LD कर दो, LD1 हो जाएगी, LD2 हो जाएगी और LD3 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ब्याज जो आपका मुद्रा की मांग वक्र होता है, प्रोफेसर कीन्स ने कहा ये दो प्रकार की मुद्राओं का योग होता है, L1 मुद्रा तथा L2 मुद्राओं के योग से होता है। L1 मुद्रा ब्याज निरपेक्ष होता है तथा L2 मुद्रा ब्याज सापेक्ष होता है। दोनों मुद्राओं को हम मांग को जोड़ देते हैं तो हमें मुद्रा की मांग प्राप्त हो जाती है, दैट हैव द निगेटिव स्लोप। ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है, सप्लाई ऑफ मनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, वो अपने मन से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाती है या घटाती है। तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने का, सप्लाई ऑफ मनी का जो आपका काम है, SM1 दैट इज आल्सो पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ये समांतर होता है। और जैसे जैसे RBI की नीतियों के अनुसार मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती चली जाती है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति लगातार बढ़ती चली जाती है या घटती चली जाती है। ये ब्याज निरपेक्ष होती है, आई एम जस्ट रिपीटिंग, सप्लाई ऑफ मनी ब्याज निरपेक्ष होती है, इस पर ब्याज का इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट इट इज डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। बल्कि RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का निर्धारण करती है, ना कि उससे निर्धारित होती है। ये नोटेबल पॉइंट हो जाता है। इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक इन द रिस्पेक्ट ऑफ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्याज की दर से पूरी तरह से अपरिवर्तित होती है, बेलोचदार होती है। चलो, प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि जहां पर LD मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी जो होती है, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का निर्धारण हो जाता है। चलो अब देख लो, ये आपके पास कौन सी मुद्रा है, ये आपके पास मुद्रा की मांग है LD। इसके अंतर्गत दो प्रकार की मुद्रा है, L1 प्लस L2 मुद्रा। आपके पास L1 के अंतर्गत दो पार्ट थे, LT प्लस LP, और L2 के अंतर्गत LS है। तो ये दैट हैव द निगेटिव स्लोप, आप जान ही रहे हो। अब इधर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नीचे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है। ये RBI के द्वारा सप्लाई ऑफ मनी है, MS। MS आप कह सकते हो, सप्लाई ऑफ मनी है।
अब देखिए, जहां पर मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, यहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है, दैट इज OR1। जब अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के परिणाम स्वरूप नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E2 आ जाता है और ब्याज की दर इकोनॉमी में कम हो जाती है, दैट इज OR2 हो जाती है। जब इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी और बढ़ती है, तो सप्लाई ऑफ मनी और बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि ब्याज की दर और कम हो जाती है। तो आरबीआई जानबूझ करके अपनी नीतियों के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाता है ताकि ब्याज की दर कम होती चली जाए, और जब ब्याज की दर कम होगी तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, गुणक मल्टीप्लायर काम करेगा, और मल्टीप्लायर काम करने से नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाता जाता है ताकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला जाए और हम लोग कंटिन्यू E1 से E2 और E2 से E3 पॉइंट पर आते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद अर्थव्यवस्था में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाता है, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाने के परिणाम स्वरूप ब्याज की दर में परिवर्तन नहीं होता, ब्याज की दर उतनी ही बनी रहती है। ब्याज की दर उतनी ही बनी रहने का तात्पर्य होता है, हम E4 पॉइंट पे तो आ जाते हैं जहां पर ब्याज की दर अब इससे नीचे नहीं जाती है। इसे हम लोग लिक्विडिटी ट्रैप बिंदु कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप पॉइंट कहा जाता है, LTP के नाम से जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे मुद्रा की पूर्ति बढ़ाए, चाहे इस एरिया में चाहे मुद्रा की पूर्ति घटाए, उसका इंपैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं होता है, ब्याज की दर पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और इस स्थिति को ही क्या होता है, हम लोग तरलता जाल की स्थिति कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मांग है वो परफेक्ट इलास्टिक हो जाती है, देखिए ध्यान से, यहां पर ये परफेक्ट इलास्टिक पोर्शन हो जाता है, तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो फेल्ड हो जाती है और वो ऑपरेट नहीं कर पाती ब्याज की दर को। तो इस स्थिति को प्रोफेसर कीन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति नाम दिया, अर्थात तरलता जाल की वो स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में चाहे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाए, चाहे सप्लाई ऑफ मनी घटाई जाए, ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन MCQs यहीं से बनाए गए हैं। इस पॉइंट को आप बहुत याद रखिएगा। यहां पर पूछा जाता तरलता जाल की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति वक्र कैसा होता है, परफेक्ट लोचदार, परफेक्ट क्या था, इनइलास्टिक, लोचदार या बेलोचदार। तो आप क्या कहोगे, परफेक्ट इलास्टिक होता है। और यहां पर इसकी जो स्लोप होती है, जो लिक्विडिटी जो स्लोप होती है वो जीरो हो जाती है और परफेक्ट इलास्टिक हो जाता है। ये पॉइंट यहां पर नोटेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप भी मैंने देखा कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने का ब्याज की दर में क्या प्रभाव पड़ा। दूसरे डायग्राम से मैं ये देखूंगा, ये चेक करूंगा कि डिमांड ऑफ मनी बढ़ने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने बताया आपको कि यह सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी, और ये आपके पास डिमांड ऑफ मनी है। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी एंड ये डिमांड ऑफ मनी है, दोनों एक जहां पर एक दूसरे के मिल जाते हैं वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। और अर्थव्यवस्था में यदि अभी तक मैंने सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाया था तो ब्याज की दर कम हुई थी, अगर डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ मनी बढ़ करके LD1 हो जाएगी एंड वी कम एट न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाते हैं और ब्याज की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर बढ़ जाती है। तो देखिए, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने से ब्याज की दर कम होती है, लेकिन लिक्विडिटी ट्रैप में उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने का। और वहीं पर डिमांड ऑफ मनी, जिसे लिक्विडिटी हम कहते हैं, लिक्विडिटी बढ़ती है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है मनी की, तो ब्याज की दर बढ़ जाती है, ये इंपैक्ट पड़ता है। और प्रोफेसर कीन्स ने यही पॉइंट को रखा और यहीं पर अपनी बात बताया कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का निर्धारण का मुख्य कारक जो लिक्विडिटी डिमांड होती है ये होती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सप्लाई ऑफ मनी करती है ये इनएक्टिव होती है, निरपेक्ष होती है ब्याज के सापेक्ष। इसलिए इसका एकमात्र डिटर्मिनेशन कौन करता है, लिक्विडिटी जो करती है, उसके द्वारा जो आपके पास लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता है वो ब्याज की दर का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार ये आज आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है। मैंने क्लासिकल आपको समझाया, कीन्सियन थ्योरी आपको समझाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की।